लाखों की नौकरियां निकालेंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन बेरोजगारी की हालत ये हो रखी है कि अपने पूरे भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई है। सरकारी नौकरियां लगभग आपने समझ खत्म कर दी। और अब सबसे बड़ी बात तो ये रही कि आपने सेना तक को भी नहीं बख्शा, उसको भी संविदा के ऊपर देने का काम शुरू कर दिया। इससे बड़ी दुर्भाग्य बात क्या हो सकती है इंडिया के लिए? जो एक सेना थी जो मजबूत थी, देश की रक्षा के लिए 24 घंटे सैनिक सीमा पे डटे रहते थे, उस स्थिति से हम 3 साल वाले थोड़े रहेंगे वहाँ। आपने जो सेना को संविदा भर्ती के अंदर धकेल कर देश के साथ में बड़ा धोखा किया और खाली मोदी गाता गाने से कोई देश का भला होने वाला नहीं है। और कांग्रेस तो किस तरह से लूट रही है, वो 4 साल तो कैसे निकाले आपको पता ही है। खींचातान में 4 साल निकल गए। मुख्यमंत्री अशोक जी तो बढ़ना रहना चाहते हैं और सचिन जी वहाँ बढ़ना चाहते हैं। इस चक्कर में 4 साल बर्बाद कर दिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस ठेकेदार ने 1 महीने तक वहाँ होटल के अंदर 1.5 महीने पहना दी, उसी ठेकेदार को तोहफा देने के लिए बाड़मेर की जनता को उस लुटेरे ठेकेदार के आगे लूटने के लिए आपने छोड़ दिया है। अब जनता जा चुकी है, आपके पैपों को पहचान चुकी है। अब जन जन तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। आपको जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपने बिजली बिल के कटौती की बात कही, 10 दिन के अंदर ऋण माफ करने की बात कही, बहुत सारे वादे किए और लाखों रोजों 4.5 लाख बेरोजगार पदों को जो खाली पद पड़े थे उनको भरकर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही। लेकिन आपकी भर्तियां भी घोटालों की भेंट छट गई। वहाँ योग्य उम्मीदवार तो पीछे देखते ही नहीं। अभी ओबीसी के नाम पर सभी युवाओं को गुमराह करने के लिए पहले सरकार के नुमाइंदे जो पूर्व मंत्री साहब थे और सरकार के विधायक यहाँ जन जागृति आंदोलन चलाया कि ओबीसी के लिए आंदोलन करो। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम्हारी खुद की सरकार है और तुम किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हो? हाँ, हम विपक्ष में जो ओबीसी की विसंगति 2018 के अंदर बीजेपी सरकार ने जो लागू की थी उसको दूर होना चाहिए। लेकिन आपकी नीयत में खोट है, जब तक ये दूर नहीं हो सकती। आपकी नीयत साफ हो तो ये 24 घंटे के अंदर हो सकती है। आपने तो 48 घंटे का टाइम देकर अब 3 महीने तो 2 महीने को से ज्यादा टाइम होने वाला है। लेकिन आपकी जो अभी भर्तियां निकल रही है उसमें भी वो पहले की तरह निकल रही है। ओबीसी युवा वर्ग के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आपने खाली क्रेडिट लेने के लिए वहाँ इकट्ठे होकर जयपुर चले गए। जयपुर में भी साथ में था और वहाँ धरने पे बैठे, पता नहीं क्या बात हुई, चुपके से 2 आदमी जाके वहाँ मिल के आगे। मुझे तो ऐसा लगा कि सीएम साहब का कोई फोन आया है कि हमारी सरकार तो संकट में है, तुमने ये क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दिया यहाँ आके, इनको चुपचाप बखेरो। तो उन्होंने वापस आके चुपचाप घोषणा कर दी कि 48 घंटे में सारी विसंगतियां दूर हो जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो युवाओं को गुमराह करने की कोशिश न करें और इस आरएलपी ओबीसी के मुद्दे को भी लेकर जयपुर के अंदर पड़ाव डालेगी, सेना भर्ती के मुद्दे को भी लेकर जयपुर को घेरेगी और सारी जनता की जन भागीदारी की योजनाएं है तो जनता का भला कैसे हो उसके लिए मजबूती से संघर्ष करेगी। और बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन को जनता से छुटकारा पाने के लिए आरएलपी एक ऐसा पार्टी है जो इनसे छुटकारा दिला सकती है। और इस स्थापना दिवस पर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप गांव ढाणी तक आरएलपी की पार्टी की विचारधारा से सबको समझाएं। और 2023 आने वाला है, बाड़मेर की सातों जीताकर हम दिल्ली भेजे। जब भी राजस्थान के राज के अंदर बदलाव आया है, बाड़मेर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस बार भी आप देखो 6 सीटें बाड़मेर से आई तो कांग्रेस की सरकार बनी। पिछली सरकार में 6 सीटें बीजेपी की आई तो बीजेपी की सरकार बनी। इस बार बाड़मेर की जनता ने तय कर लिया है कि बाड़मेर की सातों सीटें आरएलपी की जिता के जयपुर भेजेंगे और आरएलपी की सरकार बनाएंगे। आपको मजबूती से डट के रहना है और इस सरकार के खिलाफ अपने को लड़ना है। और रही बजरी की बात, बजरी की दरें जब तक कम नहीं होती तब तक आरएलपी का धरना वहाँ जारी रहेगा। और अभी यहाँ से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ चलेंगे और कुछ वो नहीं माने तो अपने को वहाँ बैठना पड़े 2-4 घंटे, तो आपको मजबूती से बैठना है, यहाँ से डर के भागना नहीं है। और कल मेरे मीडिया बंधु हमसे पूछ रहे थे कि आपको डर नहीं लगता? हमने बोला भाई हम डर वो नाम की चीज हमारे आसपास ही नहीं रहती। हमारे नेताजी इतने मजबूत है, उनके नाम लिए थे भूत भी भाग जाते हैं तो हम तो कौन से डरने वाले हैं।
हम किसी सरकार के नुमाइंदों से डरने वाले नहीं, नहीं के इस ठेकेदार के गुंडों से डरने वाले हैं। हम मजबूती से जनता के हित के लिए लड़ेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। अभी यहाँ से पैदल मार्च करते हुए, यहाँ से छोटा सा चक्कर लेते हुए यहाँ कलेक्टर का अपन घेराव करेंगे और तब तक आप यहाँ शांति से बैठे रहे और उसके साथ में अब आगे की रणनीति के लिए भाई गजेंद्र जी बताएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले तेजस्वी महाराज की, रामसा पीर की, चित्त श्री खेमा बाबा की। एक मिनट बैठ रहे हैं ना, सारी बात आपको यहाँ से बता रहे हैं। एक बार झंडे ले लें, तख्तियां ले लें, गाड़ियों के पास कलेक्टर की गेट की तरफ जो भी लोग खड़े हैं वो टेंट की तरफ आ जाए। अपन इधर से टाउन हॉल के आगे से घूम के और ज्ञापन देने के लिए आएंगे। चलते समय ये ध्यान रखें, अनुशासन का परिचय देना है। काफी संख्या में बुजुर्ग लोग हैं, वो आगे चलेंगे। अग्रिम पंक्ति की जो वरिष्ठ नेता है वो आगे चलेंगे। 10 लोगों की पंक्ति में सारे लोग चलेंगे। फोटो की होड़ में पीछे से भागना नहीं है, धक्का मुक्की दौड़ भाग नहीं करनी है। बड़े अनुशासनशील तरीके से लंबा रूट मार्च करते हुए चलेंगे और पूरे जोश के साथ चलना है। और वहाँ कलेक्टर के आगे आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े तो उम्मीदवार जी के इशारे का इंतजार करना है। जब तक उम्मीद जी इशारा नहीं करते कोई बदमाशी आपको नहीं करनी है। तेजा जी की कसम है, सब ईमानदारी से चलेंगे। उम्मीद जी इशारा करते ही टूट पड़ना है और नहीं तो आराम से सबको चलना है।